हाँ बेटा, हो आज अपना 11th क्लास का एक अगला लेक्चर है बायोलॉजी का। तो इसमें अपन ने क्या किया था, हम पढ़ रहे थे इसमें वर्ग की सहायता साधन, वर्ग की सहायता साधन। ठीक है, वर्ग की सहायता साधनों में कुछ मुख्य साधन पढ़े थे अपन ने, 4 प्रकार के। कौन कौन से? वानस्पतिक उद्यान, हर्बेरियम, जंतु संग्रहालय, और चौथा था प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। उसके बाद में कुछ अन्य प्रकार के वर्ग की सहायता साधनों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। उनमें अपन ने नाम लिखे थे। पहला जैसे नाम लिया था अपन ने, क्या पहला था? सूची पत्र। ठीक है। दूसरा नाम था मोनोग्राफ। तीसरा था फ्लोरा और चौथा था फौना। ये नाम लिए थे। इनमें अपन 2 को पढ़ चुके थे, सूची पत्र और मोनोग्राफ। फिर भी एक बार और रिपीट कर देते हैं। सूची पत्र में क्या होता है, इसमें जातियों के नाम व उनका विस्तृत वर्णन उपस्थित होता है। एक बार फिर से आपका ध्यान इधर लाना चाहूँगा कि जो पहले हमने 4 वर्ग की सहायता साधन पढ़े थे, उनमें तो क्या हो रहा था, हमें जंतु या पादप का प्रादर्श मिल रहा था, है ना, माने स्पेसीमेन मिल रहा था। जिस जंतु का हम वर्णन पढ़ रहे हैं वो जंतु हमें स्पष्ट साक्षात रूप से दिखाई दे रहा था, जीवित या मृत अवस्था में। वही कंडीशन किस में थी? पादपों में भी थी। पादप का प्रारूप हमें दिखाई दे रहा था जीवित या मृत अवस्था में। यहाँ ये जो 4 वर्ग की सहायता साधन है, इनमें केवल लिखित प्रमाण हैं, लिखित वर्णन है। इसमें हमें स्पेसीमेन या उस जंतु या पादप का प्रारूप हमें प्राप्त नहीं होगा। ये केवल क्या है? लिखित है। ठीक है, ओनली क्या है इसमें? डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। दूसरा नंबर हमने लिया था मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में क्या बताया था? इसमें किसी एक विशिष्ट टैक्सॉन जानते हो, वर्ग, है ना, वर्ग को टैक्सा या टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब आते हैं अपन फ्लोरा पे। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा होता है किसी निश्चित क्षेत्र की संपूर्ण वनस्पति, किसी निश्चित क्षेत्र की संपूर्ण वनस्पति को उस क्षेत्र का फ्लोरा कहते हैं। दोबारा से, फ्लोरा क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र की संपूर्ण वनस्पति को उस क्षेत्र का फ्लोरा कहा जाता है। उदाहरण जैसे दी फ्लोरा ऑफ अलवर। इसका मतलब क्या हो गया? निश्चित क्षेत्र क्या हो गया? अलवर जिला, अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर जिले में जो वनस्पति पाई जाती है, उस संपूर्ण वनस्पति का जो वर्णन है वो क्या कहलाएगा? अलवर का फ्लोरा कहलाएगा, फ्लोरा ऑफ अलवर। एक और उदाहरण ले सकते हैं, दी फ्लोरा ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान में पाई जाने वाली संपूर्ण वनस्पति क्या कहलाएगी? राजस्थान का फ्लोरा कहलाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्लोरा। ये जो फ्लोरा हैं, ये क्या हैं? जिन लोगों ने, किसी ने अलवर जिले की वनस्पति का अध्ययन किया, उसने उसको विस्तृत रूप से वर्णन तैयार करके ग्रंथ या पुस्तक के रूप में उसको
नाम दे दिया दी फ्लोरा ऑफ अलवर। अब मान लीजिए हमें अलवर की वेजिटेशन या वनस्पति के बारे में जानकारी लेनी है, तो हम क्या देखेंगे, अलवर, दी फ्लोरा ऑफ अलवर देख लेंगे। इसमें सारी पौधों की जानकारी है, अलवर में जो पौधे पाए जाते हैं, उनका वानस्पतिक नाम, सामान्य नाम, अंग्रेजी नाम, उनका कुल, उनका वर्गीकरण, उनके विशेष लक्षण, उनके उपयोग विशेष, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब आता है फौना। फौना नीचे की तरफ लिख लें थोड़ा सा, चौथे नंबर पर फौना। फौना भी क्या होगा, थोड़ा सा अंतर क्या आएगा, यहाँ तो संपूर्ण वनस्पति आती है, किसमें, फ्लोरा में। फौना में क्या आएगा, किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित जंतु जातियों की संपूर्ण जानकारी उस क्षेत्र का फौना कहलाता है। ठीक है। क्या अंतर आ गया, यहाँ फ्लोरा में वनस्पति को ले रहे हैं और हम इसमें फौना में किसको लेते हैं, जंतु जातियों को लिया जाता है। ठीक है। जिस तरीके से हमने फ्लोरा का उदाहरण लिया है उसी तरीके से हम फौना का भी ले सकते हैं। जैसे उदाहरण, दी फौना ऑफ अजमेर। अजमेर में जितनी जंतु जातियां पाई जाती हैं वो सब क्या कहलाएंगी, अजमेर का फौना, फौना ऑफ अजमेर। ठीक है। ऐसे यहाँ ये उदाहरण लिया है, इसको भी ले सकते हैं, दी फौना ऑफ राजस्थान। ठीक है, दी फौना ऑफ राजस्थान। तो ये वे वर्ग की सहायता साधन है जो प्रमुख नहीं है लेकिन फिर भी पहचान में, वर्गीकरण में, नामकरण में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और ये लिखित रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक अपना पहला जो चैप्टर है वो पूरा हो जाता है। ठीक। अब इसके बाद में अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, दूसरा चैप्टर। क्या है दूसरा चैप्टर, चैप्टर 2 और इसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण यानी इसमें हमको जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहली बात, वर्गीकरण क्या है, परिभाषा आती है वर्गीकरण की, है ना। क्योंकि पहले चैप्टर में हमने किसको पढ़ लिया है, जीव जगत को पढ़ लिया है, अब उसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण का अर्थ होता है जीवों को उनके मुख्य और विशिष्ट लक्षणों के आधार पर समूहों में बांटना। क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है, ताकि उन जीवों का अध्ययन कैसा हो जाए, सरल हो जाए और उनका एक क्रमिक रूप से अध्ययन किया जा सके सुगमता पूर्वक, है ना। तो जीवों को उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर समूहों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी वैज्ञानिक किसी एक सोचे कि मुझे जीवों का अध्ययन करना है ना, और वर्गीकरण नहीं है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि जीव जगत बहुत बड़ा है पृथ्वी पर, तो किस जीव का अध्ययन करे किसका नहीं करे। एक जीव का अध्ययन कर लिया, फिर
किसी दूसरे जीव का अध्ययन कर लिया, फिर तीसरे का अध्ययन कर लिया, और उसको ये नहीं पता है ये जीव में कौन कौन से लक्षण है, अगले जीव में क्या लक्षण होंगे, वो अध्ययन करेगा जब पता लगेगा। तो इससे क्या होता है, जो अध्ययन है वो कैसा हो जाता है, एक विस्तृत सा हो जाता है, एक मतलब मिक्सिंग सी हो जाती है, अध्ययन बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाते। लेकिन हम उन जीवों का क्या कर दें, वर्गीकरण कर दें। जैसे उड़ने वाले जीव एक समूह में, जल में रहने वाले जीव एक समूह में, स्थल पर रहने वाले जीव एक समूह में, है ना। तो इस तरीके से यदि वर्गीकृत कर दिया जाए तो अध्ययन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल और सुगम हो जाती है। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है ना। तो वर्गीकरण की परिभाषा क्या रही, जीवों को उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर समूहों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है। फिर आती है वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वर्गीकरण की आवश्यकता का सबसे मुख्य जो आवश्यकता है वो है जीवों के अध्ययन को सरल व सुगम बनाना। ठीक है। इसलिए क्या हुआ है, वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। चलिए, तो ये वर्गीकरण की परिभाषा और वर्गीकरण की आवश्यकता दोनों हो गई। अब आते हैं अपन वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या होता है, अपन सबसे पहले शुरुआत करें अगर वर्गीकरण पढ़ते हैं तब वर्गीकरण का प्रथम प्रयास यानी जीवों को वर्गीकृत करने का प्रथम प्रयास किसने किया था, एक दार्शनिक हैं जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु ने किया था। अरस्तु को क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। एक तरह से जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को ही माना जाता है। तो वर्गीकरण का प्रथम प्रयास अरस्तु ने किया था, और अरस्तु ने क्या किया था कि संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांटा था, या दो भाग थे। सॉरी, दो भाग नहीं, अरस्तु ने पादप जगत, पादप जो थे, पादपों को कितने समूह में बांटा था, 3 समूह में। पादपों को शाक, क्षुप व वृक्ष में बांटा। ठीक है। पादपों का पहला वर्गीकरण अरस्तु ने दिया था। कौन सा, पादपों को इन्होंने 3 समूहों में बांट दिया, शाक, क्षुप और वृक्ष। वृक्ष क्या होते हैं, बड़े आकार के पौधे जिनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, तना मोटा और काष्ठी होता है, काफ़ी लंबाई का होता है, फिर आगे जा कर के उससे शाखाएं निकलती हैं। क्षुप क्या होते हैं, क्षुप का ही एक दूसरा नाम अपन लिख सकते हैं झाड़ी। झाड़ी जो होती हैं वो क्षुप कहलाते हैं। झाड़ी की विशेषता क्या है, झाड़ी की 2 विशेषताएं हैं। पहली, झाड़ी या क्षुप जो होते हैं वो उन पौधों की ऊंचाई कितनी होती है, 5 से 6 फीट। दूसरी विशेषता ये है कि झाड़ी का जो तना भूमि से निकलता है तो उसके आधारीय भाग से ही उसमें शाखाएं बनना आरंभ हो जाता है, जिससे क्या होता है, शाखा और मुख्य तना दोनों की मोटाई लगभग एक समान रहती है। तो उस स्थिति में हम क्षुप या झाड़ी में मुख्य स्तंभ और शाखाओं को विभेदित नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक समान दिखाई देते हैं सारे। ठीक है। और शाक क्या होते हैं,
साग छोटे हरे रंग के कोमल पौधे जिनकी ऊंचाई 1 या 2 फीट होती है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, केवल बाहरी लक्षणों के आधार पर, जिनको हम कहते हैं आकारिकी लक्षण, अरस्तु ने आकारिकी लक्षणों के आधार पर पादपों को 3 समूहों में बांटा, शाक, छुप और वृक्ष। ऐसे ही अरस्तु ने जंतुओं को किस आधार पर बांटा, जंतुओं को लाल रंग के रक्त की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर बांटा। ठीक है, यानी जंतुओं के अरस्तु ने 2 समूह बनाए। एक वो समूह जिनमें रक्त कैसे होते हैं, लाल रंग का होता है, और एक वो समूह जिसमें रक्त कैसा होता है, लाल रंग के अलावा रंगहीन या अलग प्रकार का वो होगा। तो उस आधार पर अरस्तु ने जंतुओं को भी वर्गीकृत किया था। ये अरस्तु के द्वारा जीवों को वर्गीकृत करने का प्रथम प्रयास था। ठीक है, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने मान्यता दी, जिन वर्गीकरण को, वैज्ञानिकों ने केवल 2 वर्गीकरण पद्धतियों को मान्यता दी, जिनमें से एक वर्गीकरण पद्धति को कहते हैं हम द्वैजगत वर्गीकरण पद्धति, और एक जो वर्गीकरण पद्धति है उसका नाम है पंचजगत वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, इन दोनों में से भी पंचजगत वर्गीकरण पद्धति को सर्वाधिक मान्यता मिली। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमें इस दूसरे चैप्टर में केवल 2 वर्गीकरण पद्धतियाँ पढ़नी है, द्वैजगत वर्गीकरण पद्धति और पंचजगत वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, द्वैजगत वर्गीकरण पद्धति जो होती है उसमें क्या करना है, केवल 2 जगतों में वर्गीकरण करना है, और पंच जगत में 5 जगतों में वर्गीकरण पढ़ना है। तो इन दोनों वर्गीकरण पद्धतियों को अपन क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। ये केवल इस दूसरे चैप्टर की शुरुआत हुई है आज, हल्की सी, फिर आगे अपन उन 2 वर्गीकरण पद्धतियों को ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बेटाओ, नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो वर्गीकरण आएगा वो पढ़ाया जाएगा आपको। तब तक आप पहला जो चैप्टर ख़त्म हुआ है उसको एक बार रिवाइज करें, और दूसरा चैप्टर जो शुरू हुआ है उसको थोड़ा सा परिभाषा, आवश्यकताएं, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू।